Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. आज 10 दिसंबर है और आज ही का दिन है जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फ्रॉम अवर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज पर्सपेक्टिव। इस दिन को हम याद करते हैं बिकॉज इट इज ऑन दिस डे दैट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली adopted a proclamation basically on the 10th of December 1948, and this eventually led to the declaration of Universal Declaration of Human Rights, UDHR जिसे हम कहते हैं. And the first global enunciation of human rights is associated with this UDHR principle. और आज भी मेजॉरिटी कंट्रीज अपने लॉ मेकिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी में इस UDHR का इस्तेमाल करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज. With this, I would now want to discuss my article. I have just one article today, but it's a very extensive article. और बहुत ही enriching, बहुत अच्छा content इस article में students को मिल जाएगा. The article basically deals with conflicts in Africa, India's growing role in Africa's development. और ये आर्टिकल एक अकेडमिक पर्सपेक्टिव से लिखा गया आर्टिकल है, इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स को कुछ चीजों को नोट डाउन करना चाहिए जो मैं हाईलाइट करूंगा, एंड दे हैव टू पे ग्रेटर अटेंशन टू दैट. Prime Minister, as we all know, was on a recent visit to some African countries like Nigeria, and he emphasized on India's increasing engagement with the African continent as a whole. अब आप लोगों को याद होगा 2023 में India has also been played a very active role in giving the African Union the membership of G20. तो उस संदर्भ में भी अफ्रीका और भारत का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहा है, एंड इट इज गेटिंग क्लोजर बाय द डे. तो कुछ यहाँ पे फैक्टॉइड्स लिखे हुए हैं, जैसे ये चीज हमें याद करनी है. अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवरिंग अबाउट 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा विशालकाय कॉन्टिनेंट है, सेकंड आफ्टर एशिया, एंड इंक्लूड्स एडजेसेंट आइलैंड्स एज वेल, लाइक आइलैंड्स लाइक मडागास्कर, islands like Seychelles. It also has Mauritius and Maldives in nearby areas. तो ये सब मिला के अफ्रीका को बहुत एक स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट टेरिटरी बना देते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं. Prime Minister basically was on a visit to Nigeria. He has also visited many other African countries over a period of time. And अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो India has opened 18 new embassies across Africa in various countries of Africa, which reflect its commitment to fostering deeper ties with the continent. In that context, it becomes all important to know about Africa. इस आर्टिकल में हम थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एसोसिएटेड विद द अफ्रीकन कंट्रीज. तो फर्स्ट थिंग इज ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक फीचर्स. फिर इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि अफ्रीका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इसके अलावा 20% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया एंड 6% ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया बिलोंग्स टू अफ्रीका. फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. As the second most populous continent, Africa's population is approximately 1.52 billion, and this accounts for 18% of the world's population, slightly more than India. 17.5% के आसपास की वर्ल्ड की आबादी इंडिया में है और 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. अल्जीरिया इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड नाइजीरिया इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन. अनदर फैक्टॉइड व्हिच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड. अफ्रीका के साथ क्योंकि हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, उसका रीजन डेमोग्राफिक भी है. तो अफ्रीका's population, like India, is the youngest with a median age of 19.2 years in comparison to the global average of 30.6 years. So this is also one factoid which needs to be known to students. Moreover, urbanization is occurring at a rapid rate in Africa with about 44.5% of population now living in urban areas, reflecting the trend of urban migration driven by economic opportunities. तो अब ये जो misconceptions अफ्रीका के साथ associate किए जाते हैं कि it's a largely rural or forested land, this needs to be shedded, and we have to realize the fact that like other countries of the world, African countries have also become very aspirational. तो urbanization वहां पे बढ़ता जा रहा है और population भी urban areas, cities की तरफ shift होती जा रही है. This is a new trend which is being seen. However, another thing that is to be noted is Africa is the least wealthy continent per capita and second least wealthy by total wealth after Oceania. तो अभी in terms of material prosperity, they are still lacking. Several factors such as geographical challenges और ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं जो हमें नोट करनी चाहिए. And Africa hosts some of the fastest growing economies of the world, such as Ethiopia, Rwanda and Ghana. थोड़ा सा हम इन 3 कंट्रीज की ज्योग्राफी को देख सकते हैं बिकॉज वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है. इकोनॉमिक एक्सपेंशन, वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, मिनरल एंड एरेबल लैंड एंड द यंग पॉपुलेशन मेक अफ्रीका एन इकोनॉमिकली वाइटल रीजन फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड बट फॉर इंडिया एज वेल. So that is why you'll find that बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स
बहुत सारे इनिशिएटिव्स अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज एम्पल ऑफ स्कोप फॉर सिनर्जी बिटवीन इंडिया एंड दी अफ्रीकन कंट्रीज। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इन अफ्रीकन हिस्टोरियोग्राफी पे थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। यू विल फाइंड दैट इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग एंड academically rich article. I'm not going into the nitty-gritties of every single fact which is written here. फिर इसमें लिखा है कि अफ्रीका इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली यूएन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज आइडेंटिफाइड अफ्रीका एज द मोस्ट वल्नरेबल कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स लो अडॉप्टिव कैपेसिटी, इकोनॉमिक रिलायंस ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। एक तो गरीबी वहां बहुत ज्यादा है, और दूसरा वल्नरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर एसोसिएटेड इवेंट्स इज क्वाइट हाई फॉर अफ्रीका। दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, और फिर उसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। फिर जो अफ्रीकन प्रोजेक्ट था, जिसे हम वी वेरी फेमसली नो एज द बाइफर्केशन ऑफ अफ्रीका, जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 19th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस ने किया था, जिसकी वजह से अफ्रीका को उन्होंने जोन्स ऑफ आर्क या जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट लिया। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी नोन बाय स्टूडेंट्स। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी बोलते हैं उसको। तो this is something which needs to be known. Slavery has been practiced in Africa. However, the arrival of Europeans and Portuguese in the 15th century changed the nature and scope of slavery. तो आप हिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में दिस इज एन वेरी फैसिनेटिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच नीड्स टू बी नोन। एक फैक्टॉइड जो यहाँ लिखा हुआ है कि अफ्रीकन्स वर प्राइमरली ट्रांसपोर्टेड टू वर्क एज लेबरर्स इन माइंस ऑफ फील्ड्स और ऑन प्लांटेशंस। व्हाट वर द मेजर प्लांटेशंस? शुगर, टोबैको एंड कॉटन। तो अफ्रीका से लेबर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जाता था, और वो अपनी सेवाएं वहां देते थे। एंड अल्टीमेटली इससे हुआ ये कि बहुत सारे अफ्रीकन को पलायन करके अमेरिका जाना पड़ा, बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ, एंड देन केम द कंसेप्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। फिर 1870s में जो वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बर्लिन कॉन्फ्रेंस, द 1884 बर्लिन कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिस्मार्क. Bismarck is a very important general who played a very pivotal role in German unification, and he regulated European colonization and resulted in the scramble by dividing African territories among European powers and drawing arbitrary borders. तो इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अफ्रीकन टेरिटरीज को यूरोप में के पावर्स में विभाजित कर दिया। जैसे नॉर्थ का अफ्रीका जो है वो फ्रांस को दे दिया गया, सेंट्रल और साउथ अफ्रीका की मेजर कंट्रीज जो है वो ब्रिटेन के पास आ गई, कुछ इलाके इनमें से ऐसे थे जो जर्मनी ने अपने पास रखे, और कुछ स्पेन, पोर्चुगल, इन कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। तो दिस इवेंट इज कॉल्ड एज स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, एंड अल्टीमेटली इसका आउटकम ये हुआ कि अफ्रीका वाज अननेसेसरली पीनलाइज्ड फॉर यूरोपियन बेनिफिट। तो बहुत नुकसान हुआ है अफ्रीका को इस वजह से। फिर धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स आई, और उन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे कि वन बाय वन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज स्टार्टेड गेनिंग इंडिपेंडेंस। तो 1951 में लीबिया, 56 टूनिशिया एंड मोरक्को, घाना 57। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी लिस्ट और जिस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज व्हिच केम आउट ऑफ द यूरोपियन इन्फ्लुएंस। हालांकि इसमें एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलता है। कंट्रीज लाइक टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, these were countries associated with French imperialism at one point, but these countries still have a lot of French influence. तो ये कहना कि पूरी तरह से फ्रांस का या यूरोपियन कंट्रीज का जो सिविलाइजेशनल रोल है वो वाइप आउट हो गया है, वो गलत होगा। इसके अलावा फिर अफ्रीकन यूनियन की इस आर्टिकल में बात हुई है, which has 55 member states and there are 8 cities and islands that are a part of non-African states as well. Additionally, there are independent states with limited recognition, that is Somaliland and Western Sahara. Limited recognition का मतलब यह है कि दुनिया का हर देश इन दो कंट्रीज को या इन इलाकों को अभी फिलहाल रिकॉग्नाइज नहीं करता। द अफ्रीकन यूनियन इज सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी। पुराना ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, बाद में अफ्रीकन यूनियन ने उसको सक्सीड किया है। एंड दिस OAU was established in 1963 with headquarters in Addis Ababa. इसको आप थोड़ा और डिटेल में देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एंड ज्योग्राफी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नीचे इस आर्टिकल में चैलेंजेस लिखे हुए, तो देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस। प्रोमिनेंट चैलेंज जो हमें याद रखने की जरूरत है वो ये है कि चाइना हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन अफ्रीका, एंड चेक बुक डिप्लोमेसी एक टर्म है जो इस चाइना के साथ जुड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज अ वेरी एम्बिशियस कंट्री टू से द लीस्ट, एंड व्हाट इट डज इज इट बेसिकली ल्योर्स द अफ्रीकन कंट्रीज टू एक्सेप्ट मनी, एंड अल्टीमेटली बहुत सारे रिसोर्सेज उन कंट्रीज को चाइना को देना पड़ते हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज अ डिफरेंट अप्रोच। हमारी अप्रोच सॉफ्ट पावर ओरिएंटेड ज्यादा है,
And instead of going with the hardliner approach which China follows, we on the other hand want to make long term relations with these African countries. तो उस संदर्भ में याद हमें ये चीज रखनी है. फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हुए हैं. फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन जो चाइना ने स्टैब्लिश किया है, टीकैड टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट जो जापान का है, एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है वो है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट बाय इंडिया. इंडिया अफ्रीका फोरम समिट पे यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में और मेंस दोनों जगह पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर एक चीज जो आखिरी में इस आर्टिकल में लिखी है वो है एजेंडा 2063. अब एजेंडा 2063 इज बेसिकली अफ्रीकाज इनिशिएटिव कि किस तरह से अफ्रीका अपने आप को डेवलप्ड देखना चाह रहा है बाय द ईयर 2063. तो देयर आर 7 एस्पिरेशंस व्हिच हैव बीन रिटन हियर. आई थिंक यू कैन हैव अ लुक एट दीज. इनको आप पढ़ भी सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इफ अफ्रीका वांट्स टू कम अप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलप्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, these 7 aspirations are definitely going to find a place in that respect. तो इन 7 को आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो यूपीएससी पूछ चुका है. एक मेंस का क्वेश्चन जो मुझे 2022 का क्वेश्चन है, ये हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका. So this topic has already been asked. There was once another question in 2015 which also dealt with India and Africa's bilateral relations. फिर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द इंडिया अफ्रीका समिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. इट वाज हेल्ड इन 2015 and was the third such summit and was actually initiated by Jawaharlal Nehru in 1951. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू बी सीन. ये दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार चेक कीजिएगा बिकॉज वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, सेकंड इन दिस केस इज रॉन्ग. तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा. एंड यूपीएससी, मार्क माय वर्ड्स, व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको ज्योग्राफी के संदर्भ में यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हुआ दिखेगा फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो दैट इज व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एरिया फॉर आवर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. Now with this, I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. Thank you, sir. I have also one article today from the Indian Express. ये जो आर्टिकल है, this is related to missile frigate INS Tushil, which was inducted in Navy. And I think जो इसमें इम्पोर्टेंस है हमारे लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैसे फर्स्ट चीज़ जो है वो है फ्रिगेट्स क्या होते हैं. देन गाइडेड मिसाइल INS Tushil, इसका जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन क्वेश्चन जिसमें नाम के साथ पूछा गया है कि ये क्या है, फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है या क्या है. तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये याद रखना है. देन अगेन व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो है, जो इंडिया और रशिया दोनों के कोलाब्रेशन से इसको डेवलप किया है. एंड इस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, this INS Tushil has been constructed in Russia as a part of this 2.5 billion deal that New Delhi has inked with Moscow in 2016 for 4 steel frigate for the Indian Navy. ठीक है, तो ये 4 स्टील फ्रिगेट के लिए जो पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज की, जिसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि 2 शिप जो हैं वो रशिया में बिल्ड किए जाएंगे, while the other 2 were to be manufactured in India. तो ये जो है उसका एक पार्ट है आउट ऑफ दीज 4. तो ये INS तुशील इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इसमें कुछ लोकेशंस हैं, जैसे यहाँ पर सिटी ऑफ कलिंगार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लोकेशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. देन दिस इज अ कोस्टल सिटी, पता होना चाहिए किस कोस्ट पर आता है. देन वहाँ पर कोई पोर्ट है क्या, तो पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं उसके, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. देन नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज दिस, यू कैन सी the importance of this particular frigate for India and for maritime security. We can say, considering the threat by China in the South China Sea and in the Indian Ocean, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इंडिया रशिया रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. तो कुछ पॉजिटिव्स हैं इसके जो हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं. देन it will India and Russia will enter a new era of cooperation by taking advantage of each other's expertise in areas such as artificial intelligence, cyber security, space exploration and counter terrorism. ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पर हम कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, तो ये IR के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट हियर इज सम ऑफ द लोकेशंस लाइक गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडिन, देन सूज ऑफ मलाक्का और मेडागास्कर. तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो एटलस में मार्क करने चाहिए स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज द सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन.
तो ये इंडिया का एक इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव। इस पे मेंस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू द क्वेश्चन, किस टाइप से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, which is talking about which one of the following is the best description of INS अष्टधारिणी which was in news। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पुट किया जा सकता है कि हम जैसे हमने तुशील के बारे में पढ़ा, तो आईएनएस तुशील के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच वाज करंटली इन न्यूज। तो ये क्या इसके लिए सही होगा, ये क्या है? इट इज अ वॉरशिप एंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और टर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इस टाइप से ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं कि इसमें हम फ्रिगेट का ऑप्शन दे सकते हैं। Next thing which is also important is students should see the difference between frigates, aircraft carrier, then destroyers। तो ये इसमें क्या differences हैं टेक्नोलॉजी में, प्लस उनके साइज में, प्लस उनकी कैपेसिटी में। तो वो सब स्टूडेंट्स को एक बार नोट डाउन करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आई इनवाइट मनीष सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। I have also one article from the Hindu, and this article is talking about कि Indians need the right to disconnect. Why we need the right to disconnect? Because of the overwork, na, the work or life balance is getting disturbed in our country. So this article is on that issue, and it's highlights some good data, along with that some good examples and what India need to do. So in the very first part, this article says कि the Hindu reveals that ki Indian women in professional jobs such as auditing, information and technology and media work more than 55 hours a week. तो कहीं ना कहीं वुमेन का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वर्क में हो रहा है पर वीक वो एक्सेसिव है, ज्यादा है जो होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो। अकॉर्डिंग टू द एक दूसरा डेटा आया है एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसमें ये पाया गया कि 49% ऑफ इंडियन वर्कर्स सेड वर्कप्लेस स्ट्रेस निगेटिवली इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि एक लड़की पुणे में सुसाइड कर ली थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, और जो फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज कहीं ना कहीं हम ओवरबर्डन होते हैं काम का। इस पे एक यहाँ पे है बिनोइट हेमोन एक थे, इन्होंने एक इस पे कहा था कि एम्प्लॉय फिजिकली लीव द ऑफिस बट दे डू नॉट लीव देयर वर्क। और उनको कैसे टारगेट किया जा रहा है? दे रिमेन अटैच्ड बाई ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लीज लाइक ए डॉग। कहीं ना कहीं जैसे आपका वर्किंग आवर खत्म हो जाता है, देन आफ्टर यू गेट ऑफिशियल मैसेजेस, ऑफिशियल कॉल्स, ऑफिशियल ईमेल्स कि यू नीड टू डू दिस। तो कहीं ना कहीं मेंटली इम्पैक्ट करता है ओवरऑल एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे फिर दिस इन द सेकंड पार्ट दिस आर्टिकल टॉक की राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ होता क्या। तो इसमें ये होता है कि इट अलाउ एम्प्लॉय टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर outside the working hour. Once your working hour is over, your employer should not connect you in, अगर इमरजेंसी है तो दैट इज ए डिफरेंट सिनारियो ऑल टुगेदर। ये इससे रिलेटेड कुछ कंट्रीज में लॉ है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आया था उसके 2001 में, उसमें ये कहा गया कि यू एम्प्लॉय इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू वर्क फ्रॉम होम और टेक होम फाइल एंड वर्किंग टूल्स। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर पे कि आफ्टर वर्किंग आवर दे शुड कैरी एनी सच रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द ऑफिस। ऐसे ही पोर्टुगल में क्या है, राइट टू डिसकनेक्ट का लॉ ही है वहां पे, विच मेक्स इट इलीगल फॉर एम्प्लॉयर टू कनेक्ट एम्प्लॉय आउटसाइड द वर्किंग आवर। तो वहां पे एम्प्लॉयर पे रेस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं कर सकता कनेक्ट और वहां पे ये क्लॉज है कि अगर इमरजेंसी है इन दैट केस द एम्प्लॉयर में कनेक्ट विद द एम्प्लॉय। इससे रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में भी लॉ है, फिर आयरलैंड में भी लॉ है। तो फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, तो इंडिया इन आवर कंट्री देयर इज नो सच लॉ। हाउएवर देयर इज सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सम जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट थ्रू विच वी कैन विच गारंटी कहीं ना कहीं करता है ये राइट टू डिसकनेक्ट की। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 38 है of that constitution mandate that the state shall strive to promote the welfare of the people। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉय के राइट में भी ये चीज एप्लीकेबल है। आर्टिकल 39E है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की ये है, ये स्टेट को ये करता है डायरेक्ट टू पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ इट्स वर्कर्स। तो कहीं ना कहीं ये भी वेलबींग से ही रिलेटेड है। विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें, इसमें आया था कि ये रिकॉग्नाइज किया था राइट टू डिग्निटी एट वर्क प्लेस। ऐसे ही केसेस है रविंद्र कुमार
धारीवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी मतलब आर्टिकल 24 से रिलेट करता है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के राइट से रिलेटेड है। इसके बाद इसमें एक थर्ड पार्ट की बात करें तो प्रोलॉन्ग वर्किंग आवर से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव लिया गया था। तो 2018 में जो एमपी है सुप्रिया सुले, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट मेंबर बिल रिलेटेड टू राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्क आफ्टर वर्किंग आवर, बट ये पास नहीं हुआ। इस पे फिर एक बहुत अच्छा सा डेटा है और ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रिव्यू का है। इसमें ये कहा, इस डेटा के अनुसार, इस रिव्यू के अनुसार ये पाया गया कि वर्किंग प्रोलॉन्ग आवर्स कॉज स्ट्रेस, कोरोनरी डिजीज एंड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ। तो और लास्ट में कहीं ना कहीं हम वी ऑल नो कि अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो बाय फोर्सिंग द एम्प्लॉय टू वर्क मोर एंड मोर, वी आर नॉट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयर, बट कहीं ना कहीं हम उसके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट से ये पता चलता है। इन द लास्ट देयर इज ए सजेशन कि because this is a very major social issue, so India must recognize that the right to disconnect with increased productivity will increase productivity and ensure the growth of well-being of both employer and employee। अगर employee खुश है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड इट विल बी गुड फॉर द एम्प्लॉय एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ओवरऑल चीजों को डिराइव करती है। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। आप इसको एग्जाम्पल की तरह कहीं पे भी यूज कर सकते हो, पेपर 1 सोशल इशूज में यूज कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पेपर 3 में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल।